अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने डियर स्टूडेंट्स दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। एक तो हमने इसकी सिग्निफिकेंस को देखना है और दूसरा हमने एरर्स इन मियोसिस हमने इसको स्टडी करना है कि अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम इसकी थ्योरी को देखें तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइजमैन। इसको ऑगस्ट वाइजमैन ने 1890 में डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पर उसने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एक उसने कहा कि मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस की सिग्निफिकेंस एक तो इसलिए अहम है कि अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद को हमने मेंटेन करना है, ना तो क्रोमोसोम्स ज़्यादा जा सकें और ना ही कम जा सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा और कम हो गए तो इससे कुछ दूसरी वेरिएशंस का ख़तरा है जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसे होंगी, चलिए जी पहले हम मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें माइटोसिस का जिक्र भी आ रहा है, इसमें मियोसिस का जिक्र भी आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर हम पढ़ तो मियोसिस के बारे में रहे हैं तो माइटोसिस कहाँ से आ गया। तो मैं आपको ना यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने पहले ह्यूमंस के अंदर मेंटेन किया है क्रोमोसोम्स को, उसके बाद उन्होंने उनको फंजाई और प्रोटोजोन्स के अंदर मेंटेन किया है और फिर प्लांट्स के अंदर मेंटेन किया है। पहले हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर आपको पता होगा कि मेल और फीमेल, ठीक है जी, इनके अंदर बनते हैं एग्स और स्पर्म्स और उसके बाद हमारे पास बनता है जाइगोट। अब इसकी उन्होंने डिवीजन कैसे की है, वो ऐसे की है कि मेल के जो गैमीट मदर सेल्स हैं जिन्होंने आगे स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना है, गैमीट मदर सेल्स जिन्होंने आगे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है, वो मियोसिस का प्रोसेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गैमीट मदर सेल्स हैं ये 2n होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉयड। फॉर एग्जांपल अगर ये 46 हैं तो ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस के बाद ये बनाएंगे स्पर्म्स को, स्पर्म जो हैं जर्म लाइन सेल्स उनको बनाएंगे, तो वो होंगे क्रोमोसोम्स की तादाद उनमें होगी 23, मतलब रिड्यूस टू हाफ। ये थे 2n और ये हैं 1n, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में हमने यही देखना है ना कि 2n से 1n में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सेम प्रोसेस फीमेल में होगा कि उनकी जो गमीट मदर सेल्स हैं वो होते हैं 2n, तो आगे उनके जो एग्स बनते हैं वो होते हैं 1n, उनमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये 23 और 23 इनकी फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है एक जाइगोट जो कि 2n होता है, जो कि 46 होता है। अब इस जाइगोट से आगे हमारे पास एक कंप्लीट जो है इंडिविजुअल बनता है, एक ह्यूमन बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जो कि वो भी डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ पर मियोसिस की सिग्निफिकेंस का आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने इसमें कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया है, कि मेल में से भी 23 ले लिए, इस फीमेल में से भी 23 ले लिए, और हमारे पास जो जाइगोट फाइनली हमारे पास जो बन गया उसमें थे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअल में ह्यूमन में इतना ही होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। ये उन्होंने बात कर ली ह्यूमंस की। अगर हम बात करें फंजाई की और प्रोटोजोन्स की, तो इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि प्रोटोजोन्स जो हैं उनमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी पाए जाते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं, और उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मियोसिस डज नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन या फिर वो बर्ड फॉर्मेशन के ज़रिए, कि मियोसिस जो है वो सेक्सुअली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। अब चूंकि मियोसिस की डेफिनेशन ही हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ी थी कि जो मियोसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिप्लॉयड 2n सेल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं 4 हैप्लॉयड सेल्स के अंदर, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फंजाई प्रोटोजोन्स के सेल्स तो ऑलरेडी हैप्लॉयड हैं, तो इनमें मियोसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, इनमें होगी माइटोसिस। इसलिए यहाँ पर माइटोसिस का जिक्र किया गया है कि क्रोमोसोम्स को हम मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू नहीं, इनको हम माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, क्योंकि इनके सेल्स ऑलरेडी हैप्लॉयड हैं। तो हैप्लॉयड सेल्स जो है आगे हैप्लॉयड गैमीट्स बनाएंगे और उसके बाद पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा इनका। अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में हमें मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि इसके अंदर दो जनरेशन्स पाई जाती हैं, एक होती है गमीटोफाइट जनरेशन, एक होती है हमारे पास गेमेटोफाइट जनरेशन, और दूसरी होती है हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन। अब हमारे पास जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये होती है डिप्लॉयड, मतलब कि ये होती है 2n, ठीक है जी।
अब ये करती है प्रोसेस मियोसिस का। मियोसिस के प्रोसेस के बाद हमारे पास जो स्पोर्स बनते हैं वो आगे गमीटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे पास स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं 1n। अब वो बने कैसे हैं? प्रोसेस ऑफ मियोसिस के ज़रिए। तो आगे ना इसकी सिग्निफिकेंस के प्लांट्स के अंदर से ये ऐसे मियोसिस होती है। अब यहाँ पर हमारे पास 1n जनरेशन जो कि गमीटोफाइट जनरेशन है वो आ गई है। ये है हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन 1n। अब ये आ गई हमारे पास हैप्लॉइड। अब ये तो हैप्लॉइड है, ये आगे मियोसिस कैसे करेगी? अब ये मियोसिस नहीं करेगी, ये करेगी माइटोसिस। ये करेगी माइटोसिस का प्रोसेस और उसके बाद हमारे पास गेमीट्स बनेंगे। ठीक है जी, जो कि बाद में डिप्लॉयड होंगे और फिर वो आगे माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आगे हमारे पास स्पोरोफाइट की जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसका एक स्केच है, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसको यहाँ से पढ़ के बताता हूँ कि मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही अहम है। इन ह्यूमंस, अब बात की इन्होंने पहले ह्यूमंस की कि उनके जो डिप्लॉयड गमीट्स हैं, मतलब कि मदर्स के गमीट, मदर के गमीट सेल्स और जो मेल है उसके जर्मलाइन सेल्स वो मियोसिस करते हैं और फिर हमारे पास डिप्लॉयड गमीट्स, हैप्लॉयड गमीट्स बनते हैं 1n वाले। अब जो हैप्लॉयड गमीट्स हैं, एक मेल से एक फीमेल से ये आते हैं और आके ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, 2n जाइगोट बनता है, विच अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस एंड डिवेल्प्स इनटू अ न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन। अब बात की है जी हमने फंजाई और प्रोटोजोन्स की। फंजाई और प्रोटोजोन्स के अंदर पहले ही हमारे पास हैप्लॉइड के मीट्स हैं जो कि माइटोसिस का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि मियोसिस तो इनमें हो नहीं सकती क्योंकि ये हैप्लॉइड है। प्लांट्स की लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसमें हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? ये है डिप्लॉयड, जबकि ये मियोसिस करेगी, उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? आगे गमीटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। अब गमीटोफाइट जनरेशन है, ये क्या है? ये है जी हैप्लॉइड हमारे पास। अब गमीटोफाइट जनरेशन जो है ये हैप्लॉइड गमीट्स को प्रोड्यूस करेगी। हैप्लॉइड हैप्लॉइड जुड़ेंगे माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू और इनके जब गमीट्स कंबाइन होंगे तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे, 2n जाइगोट बना देंगे। अब इस 2n से आगे हमने लेकर जाना है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है। हमने मियोसिस नहीं करनी क्योंकि हमें डिप्लॉयड ही चाहिए, आगे हमें एक सिंगल नहीं चाहिए। तो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही हम इसको उसमें मेंटेन रखते हुए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्यों है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में वेरिएशंस के लिए। देखें अगली जनरेशन में वेरिएशंस कैसे होंगी, इसकी आपको मैं एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ कि देखें, चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि द क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अब आप अगर आपको याद हो कि आपने मियोसिस का यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा है, मियोसिस के फेज 1 में आपने क्रॉसिंग ओवर की एक टर्म पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। जब ये आपस में एक्सचेंज होते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। अब यहाँ पर अगली जनरेशन के लिए जो वेरिएशंस प्रोड्यूस करने का अमल है मियोसिस में वो वही था क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी। सो डॉटर सेल्स इट मीन गमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन। अब पहली जो हमारे पास पेरेंट सेल्स थे उनमें तो कोई ऐसी वेरिएशन नहीं थी, लेकिन जो आगे वेरिएशन उनकी वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के ज़रिए, मतलब कि उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज करने की वजह से उनमें जो चेंजेस आई हैं वो उनके जो डॉटर सेल्स में चेंजेस आई हैं उनको हमने स्टडी करना है। व्हेन गमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, जब वो जाइगोट बनाएंगे, इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जब वो वाले गमीट्स आपस में जुड़ेंगे जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है तो नया जाइगोट बनेगा। अब ये जो नया जाइगोट बना है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, मतलब इसमें वेरिएशंस होंगी, पेरेंट्स के हिसाब से नहीं होंगी, कुछ और होगा। दस मियोसिस अलाउज अ स्पीशीज़ टू ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर बेनिफिशियल वेरिएशन से क्या मुराद है इनका? बेनिफिशियल वेरिएशंस वो होती हैं जिससे जो इंडिविजुअल है उसको, जो डॉटर सेल्स हैं जो हमारे पास डॉटर इंडिविजुअल्स बने हैं मियोसिस के प्रोसेस के बाद, उनको क्या उससे मदद मिलेगी? उनको उससे मदद मिलेगी कि वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस जो हैं उनको अडेप्ट कर सकें, उनमें सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमंस जो हैं वो सर्दी वाली जगह पे रह रहे हैं, कोई बर्फ़ानी जगह पे रह रहे हैं,
तो अभी जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते सर्दी को इतना ज़्यादा। लेकिन आगे चल के जब उनकी अगली जनरेशन आएगी, ठीक है, उनमें कोई ऐसी वेरिएशन हो जाए, कोई ऐसा जेनेटिक मेकअप बन जाए जिससे उनको सर्दी ना लगे, या तो उनकी स्किन थोड़ी मोटी हो जाए, या फिर उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से उनको सर्दी ना लगे, तो ये उनके लिए एक बेनिफिशियल वेरिएशन है कि उनको अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनको मदद मिल रही है। तो वेरिएशन जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं। यहाँ तक इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस होगी कंप्लीट। अब हमने बात करनी है एरर्स इन मियोसिस कि मियोसिस के प्रोसेस में अगर कोई एरर आ जाए तो उससे हम किस तरह निपट सकते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज़ वन, अगर एनाफेज़ वन की अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि एनाफेज़ वन में हमने स्टडी किया था जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की उनको अपने अपने पोल्स की तरफ उनको पुल कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और वो अलग अलग हो जाते हैं। वाइल ड्यूरिंग एनाफेज़ टू सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट। और एनाफेज़ टू में यहाँ पर सिस्टर क्रोमोसोम जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्जंक्शन। इस प्रोसेस को, ये नॉर्मल है। अगर समटाइम्स द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन। बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर दो दो क्रोमोसोम साइडों पर जा रहे हैं, अगर यहाँ पर इस साइड पर दो ना जाएं, एक चला जाए, और यहाँ पर दो ना जाएं, यहाँ पर तीन चले जाएं, तो ये एबनॉर्मल डिवीजन हुई ना इनकी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉन डिस्टिंक्शन। अगर ये नॉन डिस्टिंक्शन होगा तो क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स विच हैव आइदर मोर और लेस दैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की डिवीजन इक्वल नहीं होगी। इन इफ़ सच एबनॉर्मल गमीट्स फ्यूज़ विद नॉर्मल गमीट, अगर इस तरह के एबनॉर्मल गमीट्स जो हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद थोड़ी डिफरेंट है, वो नॉर्मल गमीट्स के साथ जाके जुड़ेंगे तो उनको भी वो एबनॉर्मल कर देंगे। एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन में चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 47 या फिर 45, मतलब एक ज़्यादा या एक कम क्रोमोसोम जो हैं अगले ह्यूमंस में चले जाएंगे, जो कि उन्हें जाके चल के मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल को हम इंशाल्लाह कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।